लो जी सर, हमारा AS21 हो चुका है, अच्छी बात है सर। AS21 था CFS का, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं AS23 की। सर किस चीज का AS है, कैसे क्या है? पहली बात तो ये कि CA इंटर में पहली बार जुड़ा है, आपके पहले नहीं था, ठीक है। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन नॉर्मली CA फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है। जब आपकी कोई चीज जुड़ती है तो उसका लेवल भी थोड़ा सा डिक्लाइन कर लिया जाता है, ठीक है ना। सर एक बात बोलूं आपको मैं, AS21 प्लस AS23 प्लस AS जो आपका जॉइंट वेंचर का है सर, जॉइंट वेंचर का AS27, इवन 20, हाँ 27, ये शायद 25 है, 27 ही है ना, हाँ AS27, ये तीनों मिलाकर आपके 15 से 20 मार्क्स के आएंगे। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तक AS21 था तो ये आता था, अभी 3 जोड़ दिए, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर आपके 15 से 20 मार्क्स के आएंगे। टॉपिक कैसा है, ऑब्वियसली जब कोई चीज आपके यहां जुड़ती है तो बहुत इजी होती है। जैसे अभी आपने CFS पढ़ा, मुझे नहीं लगता पर्सनली अगर किसी को हार्ड लगा है तो बहुत इजी AS था। वो क्यों था, क्योंकि CA इंटर पे उसी लेवल का आता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं AS23, ये भी आपके पक्का इजी ही मिलेगा अगर पढ़ोगे तो। कितने दिन का लेक्चर AS है, कोशिश करेंगे आज खत्म कर देंगे इसको। अब छोटे छोटे AS है, ठीक है ना। लिखो इसका नाम, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। सर एसोसिएट्स क्या होते हैं, देखो अगर किसी कंपनी में मैंने होल्ड कर रखे हैं 50% प्लस शेयर, तो वो कंपनी मेरी क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। लेकिन अगर किसी कंपनी में होल्ड कर रखे हैं, आराम से समझना, मोर देन 20%, कितने, 20% से ज्यादा, बट अप टू 50%, ठीक है, तो फिर वो मेरी क्या कहलाएगी, एसोसिएट कहलाएगी। लो जी सर, देखो जो 50% से ऊपर वाले शेयर्स होते हैं उनको यहां पर, मेरे यहां पर पार्टिसिपेट करने का पावर होता है, ठीक है। मतलब वो मेरे यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर बोलूं मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मेरी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिनका होल्डिंग 50% से कम है, वो मेरे यहां पावर टू कंट्रोल तो नहीं रखते, बट पावर टू इन्फ्लुएंस रखते हैं। मतलब वो मेरे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, इसीलिए इनको भी हम हमारे कंसोलिडेटेड का पार्ट बनाते हैं। बात समझना मैंने क्या बोला, कि अगर मान लो किसी के 25% शेयर है, तो वो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल थोड़ी कर सकता है, वो मेरे डिसीजंस थोड़ी ले सकता है, वो बट उसके डिसीजंस हमारे यहां इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। सर आपके यहां पर जैसे CFS का लेंदी क्वेश्चन था वो नहीं आएगा, आपका इस AS का क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स का, एक नॉर्मल क्वेश्चन, उसके लिए हार्ड कभी नहीं आता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपके ऐसा भी नहीं होगा कि आपके एक ही क्वेश्चन में CFS प्लस एसोसिएट आ जाए। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन वो CA फाइनल में पॉसिबल होगा, आपके यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो हाँ, आपके दोनों नहीं आएंगे, सबसे बड़ी शांति की बात ये, ठीक है जी। जितना आपने आते हैं उतना हम डिस्कस करते हैं। लिखो पहले एसोसिएट क्या होता है, लिखो मीनिंग ऑफ एसोसिएट, मीनिंग ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट लिखो, वेयर ए इन्वेस्टर has significant influence over investee then
such investee is called associate. अब देखो वहां पर था सिग्निफिकेंट कंट्रोल। अच्छा, सिग्निफिकेंट कंट्रोल का मतलब था 50+, ठीक है। यहां पर क्या लिख दिया इन्होंने, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब मुझे इसका मतलब सीखना है और इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, अगर किसी इन्वेस्टर का किसी कंपनी में, इन्वेस्टर मतलब किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो वो जो कंपनी है जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसको क्या बोला गया, एसोसिएट बोला गया। बात समझ में आई। पहली बात, यह होल्डिंग सब्सिडरी वर्ड नहीं है, यहां है इन्वेस्टर एंड एसोसिएट। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है और जिसमें कर रखा है उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टी। लिखो फॉर एग्जांपल, मान लो एक बार ए लिमिटेड enjoy significant influence over B लिमिटेड, ठीक है। लिखो हियर रिलेशनशिप बिटवीन A लिमिटेड and B लिमिटेड will be governed by AS23। कौन गवर्न करता है, AS23 गवर्न करता है, ठीक है। हियर B लिमिटेड इज कंसिडर एज एसोसिएट। उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएट बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, लिखो मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू पावर टू पार्टिसिपेट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का ये मतलब नहीं होता है, क्या नहीं मतलब होता, पावर टू कंट्रोल, ये मतलब नहीं होता। वो आपके यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वहां कंट्रोल नहीं कर सकते। लिख लो इतना। यहां तक बात एकदम सिंपल समझ में आ गई। अभी तो बकवास लिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब मिलता है, एक एग्जांपल मैं बता चुका हूं कब मिलता है, जब उस कंपनी में हम कितना होल्डिंग कर ले, 20% से ज्यादा। ये तो हो गया। लिखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी गेन बाय। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे मिल सकता है, लिखो फर्स्ट STATUE, एम्पावर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट ने किसी को एम्पावर दे दी कि साहब आपको इसके पे कंट्रोल है, तो उस केस में 20% होना जरूरी नहीं है। सेकंड, एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी।
एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। भाई एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप में एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया, उसको होल्डिंग 10% ही दी गई, लेकिन उसको बोला गया, एग्रीमेंट हो गया कि भाई आप जो भी डिसीजन लोगे ना उसमें मेरे को इन्वॉल्व करोगे आप। यहां पर 20% नहीं है। देखो ये 3 कंडीशन है, 1 2 तीसरी तो वही आपको पता ही है। इन 3 कंडीशन में आपको वहां पर इन्फ्लुएंस का पावर मिल जाता है, मतलब आपके डिसीजंस की वहां कदर होती है, और जहां कदर होती है वहां पर एसोसिएट मानी गई, सीधी सी बात है। ठीक है, लो ने बोल दिया, जैसे लो की मैं बात करूं, यस बैंक, यस बैंक पर स्ट्रिक्टली है कि वहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा एसबीआई की आरबीआई की गवर्नेंस चाहिएगी, तो ऑटोमेटिक एसोसिएट होगी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग एग्रीमेंट हो गया। स्टार्टअप है, स्टार्टअप में छवि ने 15% शेयर खरीदे, ठीक है, ये ज्यादा खरीद लेती लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं दिए। वो स्टार्टअप वो देखते ना, स्टार्टअप कौन सा वो आता था ना, शार्क टैंक, तो उसमें 1% 2% 3% इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, और क्या पता उनमें एग्रीमेंट हो जाएगी भी आप कोई भी डिसीजन लो ना तो मेरे को इन्वॉल्व आपको करना पड़ेगा, चाहे आपने मुझे शेयर दिए कि नहीं दिए। तो जब शेयर नहीं दिए तो भी वो क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। जहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वहां सब जगह उसको क्या माना गया, एसोसिएट माना गया। लिखो थर्ड, शेयर ओनरशिप। शेयर ओनरशिप कितना, इन्वेस्टर होल्ड 20% और मोर, अंडरलाइन करना, वोटिंग पावर इन द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी, ठीक है, बट नॉट मोर देन 50%, बट नॉट मोर देन 50%, क्यों 50% जाती तो सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अब मेन खेल चालू होता है अकाउंटिंग। लिखो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ इन्वेस्टर इन एसोसिएट, एसोसिएट्स। चलो पांच मिनट आराम करेंगे। इन द आराम करेंगे, एकदम आराम करेंगे, शांति से सुनो। आपको मैंने जब AS 21 पढ़ाया था तब एक बात बताई थी कि जो होल्डिंग कंपनी है वो 2 तरह के अकाउंट्स बनाती है, एक तो सेपरेट खुद के नॉर्मल अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स, एक CFS। बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज आर नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं CFS बनाऊंगा तो इंडिविजुअल नहीं बनाऊंगा, दोनों बनाने पड़ेंगे। तो एसोसिएट का ट्रीटमेंट भी 2 जगह होगा, एक तो खुद की बुक्स में, और अगर मैं CFS बनाऊंगा तो CFS की बुक्स में। बात समझ में आया, CFS की बुक्स में। अगर हम SFS का मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या होगा। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या होगा, बहुत सिंपल है, लिखो, लिखा नहीं बता, देख लो एक बार। किसके हिसाब से होगा, AS 13 के हिसाब से। AS 13 में क्या बोल रखा है एकदम समझना। फर्स्ट, व्हेन शेयर्स परचेज,
हमने शेयर खरीद लिए। तो अब हम बात करते हैं सिंपल, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो मैं एंट्री क्या करता हूं? बोलो, कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। तो ये तो भाई AS13 लिख दिया तो मतलब सिंपल हो गया, अब दिमाग नहीं लगाना हमें। क्या एंट्री होगी? ये तो होगी इन्वेस्टमेंट, अरे ये तो होगी, बस नाम चेंज कर दो थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट डीआर टू बैंक। कोई दिक्कत? सेकेंड एंट्री, व्हेन डिविडेंड रिसीव होगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड। पंसारी क्यों नहीं आया यार, मेरे गुस्सा आता है एकदम, कितना अच्छा चैप्टर करा रहा हूं बता। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। चलो, अभी डिविडेंड मिला भाई, देखो नवंबर दिसंबर जनवरी खाली 2 महीने की बात हो रही है, क्या बोलूं तो दुख पाएगा, फिर बोलेगा रिजल्ट आएगा तो मेरा ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। चलो, 2 एंट्री हो गई। अभी डिविडेंड कहां जाता है? P&L में। लेकिन हमारे यहां 2 तरह का डिविडेंड हो सकता है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। अगर प्री एक्विजिशन होगा तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट में से कम कर देंगे, और अगर नॉर्मल होगा तो P&L भेज देंगे, ऐसा ही होता है। तो इसकी तीसरी एंट्री अगर मैं करना चाहूं तो ये एंट्री होगी क्या, देखना, डिविडेंड अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट और टू P&L। इन्वेस्टमेंट में कौन सा चला जाएगा? प्री एक्विजिशन। इसमें कौन सा चला जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन। एकदम सिंपल करा दिया मैंने, कुछ कराया ही नहीं आपको, ये मान लो। बोल, समझ में आया क्या? ये साइड तो लिख लो, फिर उसके हिसाब से करते हैं उसको। अच्छा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SFS, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेटा पीछे, अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। हो गया? चाय पीजिएगा क्या? चाय?
चलो लिखा दो आगे, इन द CFS ऑफ इन्वेस्टर। बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आए। ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, डायग्राम में क्या आपको एंट्रीज कर दी। हाँ, इन्वेस्टर की बुक्स में ही होगा CFS भी, है ना। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन जिस वक्त हम खरीदेंगे उस वक्त क्या होगा? कैलकुलेट गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, सेम एज ऑलरेडी डिस्कस इन CFS चैप्टर। लो जी, मूव हो गई। ठीक है, अब वहां हमने पढ़ा क्या था वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप बोलो तो मैं पहले डिस्कस करा देता हूं आपको इस तरफ, कैसे ये कैसे निकलती है। ये निकलती है, अब इसको नीचे नोट में लिख लेना बाद में, ठीक है ना। पर्टिकुलर हम कॉलम 2 कॉलम बनाते हैं, क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ मेंट लेस इक्विजिशन डिविडेंड, वही सेम का सेम आ गया। ये क्या आ गई? नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेस क्या करते हैं हम? पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस, या फिर ये बोल सकता हूं क्या? बोल भी सोनम, बोल बेटा। KD जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसों आया नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए एकदम। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी में मेरा 20% शेयर है तो इंटू 20% कर देंगे। इज इट ओके? समझ में आ गया। अब आगे वाला चेंज है, थोड़ा सा आगे वाला चेंज है। चलो, पहली बात सुनना आराम से, एसोसिएट्स के लिए, केवल एसोसिएट्स के लिए CFS नहीं बनता है। CFS बनता है एसोसिएट प्लस सब्सिडरी के लिए, और उसके अलावा किसी तीसरी कंपनी अगर मेरी एसोसिएट है तो उसको भी इसमें इनबिल्ट कर देते हैं। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब अगर हमें क्वेश्चन बोले कि ये होल्डिंग कंपनी है, इसने इसमें 30% शेयर ले रखा है, क्या CFS बनेगा? नहीं बनेगा। CFS कब बनता है? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी और उसके साथ एसोसिएट कोई फ्री हो तो बात अलग है। मतलब इसका वो ट्रीटमेंट नहीं होगा जो हमारे CFS में होता था। क्या? MI निकालो, जोड़ो, फला ठिकाना, या कुछ नहीं करना। यहां तो खाली हमें यह बताना है कि एसोसिएट में मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा उसकी वैल्यू कितनी है। शांति से सुनने की कोशिश करना। ये हमने निकाल लिया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि हम उसके अंदर MI भी निकालेंगे, ठीक है, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके जोड़ेंगे। MI बनाओगे तो MI तो आप खुद ही हो भाई, 30% शेयर लेके तो थोड़ी हो रहे हो आप, तो भी हो रहे हो आप तो 30% शेयर लेके। अगले सामने वाले ने किसी ने 70 ले रखे हैं तो आप MI हुए कि अगला MI हुआ? MI माइनॉरिटी तो आप ही हुए ना। तो यहां पर CFS में इसको स्थान मिलेगा, ठीक है, उच्च स्थान मिलेगा। ये CFS बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप समझना मेरी बात, कि अगर मैं बोलूं कि मैंने अथर्व लिमिटेड में 30% शेयर ले रखे हैं, बस अपनी औकात इतनी थी, किसी भी कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी नहीं है, तो क्या मैं CFS बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा,
ठीक है, सीएफएस कब बनता है? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी के लिए बनता है। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अरे हो सकता है ना आपके पास होल्डिंग प्लस सब्सिडरी हो, सब्सिडरी प्लस एसोसिएट हो, तो उस केस में क्या बोला, हम क्या बनाना पड़ सकता है? सीएफएस बना सकते हैं। और उसमें सीएफएस अगर हम बनाएंगे तो इसका क्या करेंगे, मैं ये पढ़ रहा हूं। बात समझ में आई? पक्की बात। इसके आगे वाला हम बाद में करेंगे, मैं कुछ आपको बातें बताता हूं, थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सिंपल। 1/10/2000 सिंपल करते हैं, 1/4/2023 को मैंने, अथर्व की स्पेलिंग में भारी भारी है, जालान की सिंपल है, जालान लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया 30% शेयर। कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। मैंने शेयर एक्वायर करे ₹5 लाख में, ठीक है। ऑन सच डेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है? 12 लाख। पक्की बात। कैलकुलेट गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिस्कशन नहीं है, तो 5 लाख रुपए क्या आ गया? नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। लेस क्या कर दूं? नेट एसेट्स, पूरी 12 लाख माइनस थोड़ी होगी, ठीक है। तो कितना माइनस होएगा? रख दे भाई, रख दे। 5 लाख का, सॉरी 12 लाख का 30% कितना आया? 360। गुडविल या कैपिटल। इतना ही क्वेश्चन आया तो कोई डाउट है क्या? सर इतने कर चुके, ऐसे क्वेश्चन से नफरत हो गई है ना, जलान इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके। लेकिन अब सुन, नया तेरे लिए स्पेशल लाया हूं, और नहीं नया तो गारंटी है मेरी, और इतना नया है जीता तो तू भी नहीं है। चलो एक बार के लिए समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये 2 मिनट वाला थोड़ा भारी है, अगर समझ में आएगा तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और नहीं समझ में आए तो फिर याद करेंगे। हम सीएफएस में क्या करते थे? प्लीज, हम सीएफएस में जो बैलेंस शीट बनाते थे उसमें सब्सिडरी कंपनी की पेड अप कैपिटल खत्म कर देते थे, गायब कर देते थे। वो गायब क्यों कर देते थे? क्योंकि मैं असेट साइड से इन्वेस्टमेंट गायब कर देता था, और जो 30% बची वो एमआई में जोड़ देता था। मतलब मैं होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट गायब कर देता था, और सब्सिडरी कंपनी की पेड अप वैल्यू गायब कर देता था। इसीलिए कौन पैदा होता था? कैपिटल रिजर्व आता था। ऐसा ही होता था। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना शांति से। वंशिका हरिओम, हरिओम। वापस हम जब होल्डिंग प्लस सब्सिडरी बनाते थे तो होल्डिंग का तो सब कुछ लिख लेते थे, सब्सिडरी की पेड अप कैपिटल गायब कर देते थे। अब सर पेड अप कैपिटल गायब करते थे तो
उससे हमारी बैलेंस शीट मैच क्यों हो जाती थी? क्योंकि मैं जब होल्डिंग के एसेट जोड़ रहा हूं, एसेट जोड़ रहा हूं, करंट एसेट जोड़ रहा हूं, लायबिलिटी जोड़ रहा हूं, मैं होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट गायब कर देता था। मैं होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट गायब कर देता था और सब्सिडियरी कंपनी की पेड अप कैपिटल गायब कर देता था। तो वो बैलेंस मैच हो जाता था और उन दोनों का कंक्लूजन क्या था? मेरा कैपिटल रिजर्व, जिसको मैं खाली बैलेंस शीट में लिख देता था। ऐसा ही करता था। यहां पर मैं ऐसा नहीं करता, यहां पर मैं ऐसा नहीं करता। यहां मैं एमआई खुद हूं, तो ऐसे 70% एमआई में लिख दूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं एसोसिएट की एसेट्स और लायबिलिटी को अपने साथ मिलाता भी नहीं हूं। यहां पर मैं एसोसिएट की एसेट लायबिलिटी को होल्डिंग कंपनी की एसेट लायबिलिटी से नहीं मिलाता हूं। मेरे को AS23 खाली इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है। किसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है? खाली इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है, आराम से। अब यहां मैंने गुडविल निकाल तो ली, लेकिन इसको मैं दिखाऊं कैसे? क्या सर, क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर ये दिखाता हूं तो मुझे ये गायब करना पड़ेगा, और ये गायब करते फिर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो इसको फिर बैलेंस शीट में दिखाया कैसे जाता है, ये समझो। एकदम नया है बेटा जनान, तेरे लिए स्पेशल लेके आया हूं, हिमालय की वादियों से यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। नहीं बेटा, ये ज्यादा से भी खतरनाक है। एक्सट्रैक्ट कैसा होएगा? पर्टिकुलर अमाउंट, इसको हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नेट एसेट्स 360 एड गुडविल उसके लिए आप कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी मेरे को बैलेंस शीट में। हाँ दिखाएंगे 5 लाख ही, लेकिन इस तरीके से दिखाएंगे। हाँ भाई, वो 5 लाख का एक्सप्लेनेशन दिखा दिया कि आपने 5 लाख पे किए ना, किस किस चीज के पे किए। 140 360 तो नेट एसेट्स के दिए और 140 गुडविल के दिए। क्यों? नया है ना, आया ना हिमालय से एकदम ताजा ताजा। बाबा रामदेव का नमक नहीं है, एक्सपायर हो जाएगा। चल, अरे नहीं बेटा, कैसा मैंने क्या बोला? ऐसा क्यों किया वो समझो। पहली बात, ये किया ही क्यों? एक नॉर्मल है क्यों कब, लेकिन वो खब्बी है क्योंकि जहां इन्फ्लुएंस आ जाता है वहां पर मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। तो उनको बाकी इन्वेस्टर को भी तो बताना चाहिए कि आपने फालतू में कोई इंटर ट्रांजेक्शन तो नहीं किया ना, अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन। तो भाई आपने 3,60,000 की चीज के 5 लाख क्यों दिए? पहली बात तो ये भाई, ये चीज बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपसे जब एजीएम होती है, शेयर होल्डर मीटिंग होती है, उससे पहले एनुअल रिपोर्ट बनती है। एनुअल रिपोर्ट सभी शेयर होल्डर के पास जाती है, तो उनका हक है ये जानने का कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो मैं ए लिमिटेड का ओनर हूं, मैं ए लिमिटेड से पूछूंगा भाई ए लिमिटेड तेरे में ऐसा क्या हो गया था कि तूने बी लिमिटेड को 3,60,000 की चीज के 5 लाख दिए? वो रीजन बता सकता है, फ्यूचर ग्रोथ फला ठिकाना, वो सब चीजें चलती है, लेकिन लोगों को एक्चुअलिटी तो पता होनी चाहिए ना। बस इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट किया जाता है आपके साथ। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात ना, बस ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कम दोगे तो कम में भी रीजन है। हाँ मतलब ये तो हो गया पूरा कैलकुलेशन। फिर बैलेंस शीट बनाओगे तो इस तरीके की बनेगी। मतलब बैलेंस शीट में ये ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ हाँ, नोट्स में ये दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। और आपके कोर्स में इतना ही है, मैं ये कहना चाहता हूं। बैलेंस शीट नहीं है, वो बैलेंस शीट पढ़ने के लिए आपको इंटर पास करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं, प्रीति सही बोल रही सर, मैं बैलेंस शीट पढ़ के मानूंगी। वेरी गुड बेटा, हाँ मुझे पसंद आया। हाँ चलो, यहां तक समझ में आ गई बात। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने शुरू किया है। चलो, ये कहानी कब की है?
एक 23 की, ठीक है। अब ड्यूरिंग 23-24 एसोसिएट अर्न 1 लाख रुपए प्रॉफिट। एसोसिएट ने क्या किया, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया। मेरा इसमें कितना हिस्सा है, 30,000। बोलो पक्की बात। तो यहां पर मेरे को वो प्रॉफिट दे नहीं दे, ठीक है, मैं एक एंट्री करूंगा कि मेरी उसमें औकात बढ़ गई। मैं औकात क्या बढ़ा लूंगा, अगर मैं मेरी बैलेंस शीट की बात करूं, पहले एंट्री तो बाद में कर लेंगे, पहले आप समझ लो। मैं अगर अपनी बैलेंस शीट बनाऊं, ये तो कब की बनाई मैंने, 1/4/2023 की। और अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, अब कब बनाऊं, EXTRAC एक्सट्रैक्ट 31/3/23 की, तो मैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी, नालायक प्रीति, हाँ भी बढ़ती है। नेट एसेट्स कितनी, 360, ऐड शेयर इन प्रॉफिट कितना, 30,000। मनसी का समझ में आया, कहां से आया, कितना, ऐड बोलो, मतलब हर साल जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी वैसे वैसे उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू AS 13 के हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक है, अनलेस उसमें परमानेंट डिक्लाइन या फ्लक्चुएशन नहीं आ जाए, ठीक है। अगर परमानेंट फ्लक्चुएशन है तो चेंज करते हैं AS 13 के हिसाब से, लेकिन AS 23 बोलता है एसोसिएट्स में आप अपनी वैल्यू घटा या बढ़ा सकते हो उसके प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। अब आप सुनो एक और तड़का, लास्ट तड़का, पक्की बात। 23-24 में कितने कमाए, 1 लाख, एंड डिक्लेयर डिविडेंड कितना, 20। अब नॉर्मली डिविडेंड कहां जाता है, P&L में जाता है। यहां पर पता क्या करेंगे, जो पैसे लगाए वो आगे ना इनडायरेक्टली, लेस डिविडेंड रिसीव, 20-30% कितना होता है, माइनस का, यहाँ कितना आ जाएगा 380, और यहाँ कितना आ जाएगा 520। इसकी एंट्रीज वगैरह मैं सिखा दूंगा, ये इसका एक तड़का है। और इतना करते ही अब मैं बोल सकता हूं कि हो गया, इतना ही है, प्रैक्टिस करेंगे बात इसी में ये हो गया पूरा। 2-3 घंटे वही घिसापिटी करनी है। मतलब कहने का मतलब जो है वो क्या है कि एसोसिएट, देखो वापस समराइज करें, एसोसिएट्स के केस में हम CFS नहीं बनाते हैं। हालांकि अगर हम CFS बनाते हो तो एसोसिएट का ये ट्रीटमेंट होगा। हम एसोसिएट केस में इंडिविजुअल CFS नहीं बनाते हैं, बट उसका ऑलरेडी CFS बना रहा हो तो एसोसिएट का ये ट्रीटमेंट होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा, पहला ट्रीटमेंट तो वही होगा जो सेम एज सब्सिडरी का होता है। क्या होता है कि हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। ये निकालने का इंटेंशन हमारा इतना ही है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके 2 भाग लिख के कर सके कि इसमें से नेट एसेट्स का इतना इन्वेस्टमेंट किया और गुडविल कैपिटल रिजर्व का इतना दिया है। फिर जैसे जैसे कंपनी कमाएगी उससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी और जो पैसा मेरे पास आता जाएगा उससे मैं इन्वेस्टमेंट को कम करता जाऊंगा, ठीक है। ये इसका ये ट्रीटमेंट होगा, बस इतनी सी बात है। लिख लें थोड़ा सा एक बार, हाँ। अच्छा, अगर कंपनी कमाती है तो वैल्यू क्या होगी। अच्छा बेटा छवि, एक हमारे अकाउंट से बहुत ही शानदार बात है, मेरे को सीरियसली दुख होता है कि आपकी अकाउंट्स पुराने वाले हम नहीं पढ़ा रहे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं आपको पुरानी वाली अकाउंट्स पढ़ाता तो हम एंट्रीज के अंदर अपना कमांड इतना शानदार कर लेते जिसकी हद नहीं है। क्योंकि उसके अंदर एंट्रियां खूब सारी है, हर चैप्टर में एंट्रीज है, इवन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेस्ट है।
ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारे अकाउंट्स में बिना एंट्री के कुछ नहीं हो सकता, और एंट्रीज का इफेक्ट डुअल होता है, पता है, वो चीजें फिर हमारे खून में आ जाती है। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज की एंट्री सिंगल नहीं कर सकते, डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे भी आपने बोला कि सर हमने 30,000 जोड़ा, कैसे जोड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर करके जोड़ूंगा, तो क्रेडिट कुछ तो करना पड़ेगा। आप समझना मेरी बात में क्या बोलना चाहता हूं? तो वही हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैं पूरा मौका दूंगा आपको एक एक चीज लिखने का विथ एग्जांपल्स। पहले देखो, कैलकुलेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व एज सेम एज ऑलरेडी डिस्कस इन सीएफएस चैप्टर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट एट टाइम ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कैसी बनेगी? पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये किस में आएगा? नॉन करंट एसेट्स में आएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे नेट एसेट्स, इनर कॉलम में टिक, एड गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, टोटल लगा देंगे और यहां आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? पक्की बात, ठीक है। अब सेकंड, इन द सब्सिक्वेंट ईयर, इन द सब्सिक्वेंट ईयर, अगले सालों में क्या होगा? फर्स्ट, व्हेन एसोसिएट अर्न प्रॉफिट। एसोसिएट क्या करेगी? प्रॉफिट कमाएगी, तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डीआर टू। क्या करूं बेटा थरो? अब क्या करूं? दिक्कत ये है, आपने वहां जोड़ तो दिया, क्या करूं? क्योंकि बिना एंट्री के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। क्या करें बोल भी? कोशिश करो, दिमाग लगाओ, बताऊंगा मैं वो सही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करा करो, ताकि इससे पता चलता है मेरी कॉन्फिडेंस कितना है अपना। नहीं फिर इंडिया जैसी होगी तुम्हारे साथ में, है ना, इसलिए कोशिश करते रहा करो। ये फर्क है बेसिक्स नहीं आने का। आपको, मुझे पता आता है, लेकिन मैंने बोला अगर हम उसको पढ़ते तो हमारे खून में हो जाती है एंट्रियां। ठीक है, अब जो भी हमारे चलना है वो चलाना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे सीए फाइनल में एक क्वेश्चन आया था 16 मार्क्स से गुडविल का। आप बोल रहे हैं मैंने सवा घंटे, मैंने बताया था 1.5 घंटा सीएफएस में खराब होने का, 1.25 घंटे सीएफएस में खराब होने का भी 71 नंबर क्यों आए थे, 72 नंबर मेरे? क्योंकि बाकी मेरा ऐसा शानदार पड़ा हुआ था। गुडविल क्वेश्चन था 16 से 20 मार्क्स का, उसका 80% क्वेश्चन मेरा 12th में और फाउंडेशन में किया हुआ था सीए फाइनल का। आप सोच के देखो वो, अच्छा उसमें ऐसा थोड़ी करा हुआ था वो मैं 12th लेवल पे कर लेता, नहीं, मेरा माइंड इतना अच्छा हो गया था, मुझे एंट्रीज करनी आती थी, मेरा काम हो गया। तो खाली एंट्रीज का खेल है, तो यहां हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम पेंडल कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो कुछ और तो कर ही नहीं सकते, तो बोला कर मुझसे, यहां कर देंगे क्या? कंसोली बोलते क्यों नहीं तुमको चीजों को? ठीक है, ये हो गई बात, समझ में आई बात। सेकंड, व्हेन डिविडेंड रिसीव्ड, जब डिविडेंड रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू। बताओ क्या करना चाहिए? टू डिविडेंड कर दूंगा तो फिर डिविडेंड कहां जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट। तो मैं सीधा कर दूं बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी।
पक्की बात? ये मैं आपको लिखने का मौका सब दूंगा। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अब क्या बनाते हैं बैलेंस शीट? एक्सट्रैक्ट कौन कब की? नेक्स्ट ईयर की। तो कैसी बनेगी? पर्टिकुलर अमाउंट नॉन करंट एसेट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? नेट एसेट्स, एड शेयर इन प्रॉफिट लेस शेयर इन डिविडेंड। लो जी, ये लिख देंगे एड गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। टोटल लगा दे। बोलो भाई, 70 to 80% चैप्टर हो गया है, खाली प्रैक्टिस बाकी है। प्रैक्टिस का खेल है खाली, उसमें जोर नहीं आएगा। कर पक्की बात? बोलो, समझ में आएगा? पक्की बात? तो एक बार लिख लो इसको, फिर उसका मतलब हम वर्किंग नोट वगैरह लिखते रहेंगे अपने हिसाब से। शांति से लिखना, खुला खुला करके। ये हम बाद में ये वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख लेंगे भाई, ठीक है ना? करो। और बच्चे कर लेते हैं एक बार। यहाँ ब्रैकेट में एक वर्ड जरूर लिख लेना, इक्विटी मेथड। यहाँ इक्विटी मेथड यूज में आता है।
हेलो, लिख लिया? In the subsequent year, when associate earn profit, investment in associate account DR to consolidate P&L. When dividend receive, bank account DR to investment in associate. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर कैसे बनेगी? नेट करंट एसेट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, नेट करंट एसेट्स में प्रॉफिट जोड़ देंगे, डिविडेंड माइनस कर देंगे, शेयर इन डिविडेंड माइनस कर देंगे। डन? डन हो गया? चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो फटाफट से। कहीं भी लिख लो, इसके नीचे लिख लो, सीएफएस के नीचे लिख लो, एक ही बात है। सीएफएस के नीचे लिख लो, उसी का वर्किंग नोट है। एसएफएस का तो कोई वर्किंग नोट है ही नहीं मेरे पास। एसएफएस तो आपको मेरे से अच्छा आता है। एसएफएस में क्या है? एक सिंपल एंट्री तो है। कीड़े स्नैपचैट पे भेज दे उसको तो। नहीं, मैं एक्चुअल में स्नैपचैट आने से फायदा ये हो गया, मुझे किसी कल फाउंडेशन में 5 जनों का स्नैपचैट अनइंस्टॉल कराया मैंने, तो मुझे पता लग गया कौन कौन स्नैपचैट पे, तो जैसे तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन है, तो उन सबको इंस्टॉल कराने में काम आएगा। हर जगह फायदे ही फायदे ना। नहीं तो अब तक का काम हो ही गया, तुम्हारे टाइम पे कुछ और देखेंगे, तुम तो वैसे समझदार हो। तो सारे थोड़े, बाकी तो सब समझदार है। तो सारे को छुट्टियां चाहिए खाली, बस एक। मैंने कहा छुट्टियां चाहिए। डर नहीं आता, चले आगे। अरे थोड़ा लिखा करो फास्ट फास्ट थोड़ा सा यार। आज से बोल देंगे, ठीक है, उन्होंने रखी। हो गया ना?
आ जाओ, लिखो एग्जांपल। ऑन 1/4/23, ऑन 1/4/23, on 1/4/23 यश लिमिटेड एक्वायर 30% शेयर इन जालान लिमिटेड। शेयर एक्वायर at ₹5 lakh, at ₹5 lakh। On such date, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स की वैल्यू कैसे निकलती है मुझे याद दिला देना, मैं नेट एसेट्स का मतलब भी आपको लिखा दूंगा। वैसे तो आपको पता है नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स एट मार्केट वैल्यू लेस लायबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू, ये तो पता है। सेकंड वाला ये पता है तो बताओ, इक्विटी से कैपिटल प्लस P&L प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, सब बताया हुआ आपको भैया एक 21 इतना शानदार तरीके से बताया है। लेकिन फिर भी लिखा देता हूं, किसके लिए, मेरे तुषार के लिए, केवल तुषार के लिए, ठीक है जी। हाँ, ऑन सच डेट, नाला एक छुट्टी चाहिए इसको, फर्जी आदमी को। हाँ, ऑन सच डेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ₹12 लाख, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बना लो। चलो लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना, 5 लाख, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड डैश, जो ऐसे क्या बोलेंगे, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी जेब से कितने रुपए गए, 5 लाख गए, बात खत्म। तो मेरी अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम से कम 5 लाख तो आनी ही चाहिए। फॉर्मेटिंग आप कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख आ जाएगी। लेस नेट एसेट्स, लेस नेट एसेट्स, कितना, 12 लाख का 30%, देखो 12 लाख का 30%, समझ गई 12 लाख कहां से है, 12 लाख इंटू 30% कितना, 3,60,000 माइनस कर दो, जो आया से क्या बोल देंगे, गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब बनाओ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/3/23 कर दो या फिर 1/4/23 कर दो। मैं इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, ठीक है ना। कैसे करना चाहता हूं, लिखो गुडविल, सॉरी पहले लिखो वही नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स इसमें लिखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है। यहां लिख दो गुडविल कितनी थी, 140, और दूसरा नेट असेट्स कितना, 3 लाख। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 5 लाख। लो जी,
नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो, मेरे को तो आ गया। बोल बेटा, सिंपल है। अब लिखो, इन फाइनेंशियली 23 चॉइस associate earn अगला एग्जांपल में कर लेना। इन 23 चॉइस एसोसिएट अर्न ₹1 लाख प्रॉफिट, ₹1 लाख प्रॉफिट एंड डिक्लेयर डिविडेंड ₹20,000 एंड डिक्लेयर डिविडेंड ₹20,000। इसको अगर आप बोलो तो मैं उसी फॉर्मेटिंग में करा दूं, इसमें मॉड्यूल में दे रखा है। आंसर मुझे पता है कितना आएगा, जो मैंने करा वही आएगा, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल की फॉर्मेटिंग के हिसाब से करा लूं, क्या फर्क पड़ता है। 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर AS 23। लिखो नेट एसेट्स, लिखो अब नेट एसेट्स, जैसे क्या हो गया, लिखो नेट एसेट्स कितना, लिखो नेट एसेट्स एज ऑन 1/4/23, नेट एसेट्स एज ऑन 1/4/23, अमाउंट में लिख दो कितना आया था, 3,60,000, एड गुडविल कितना, 1,40,000, टोटल कितना आ गया, 5 लाख आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं हमारे अंग्रेजी में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब लिखो एड प्रॉफिट, एड शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया, तो ये मैं बोल सकता हूं 1 लाख का 30% आया, कितना, 30,000, लेस डिविडेंड रिसीव, कंपनी ने 20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन मेरा शेयर कितना है खाली, इंटू 30%, कितना, 6,000 माइनस का, टोटल कितना आ गया, 5,24,000, ठीक है। ये मेरी होगी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको एंट्रीज के साथ समझा दिया। अच्छा एक बात और, आपको एंट्रीज के थ्रू समझाया है, लेकिन अथर्व हार्ड लक, मेरे एग्जाम में एंट्रीज मतलब हो सकता पूछी जाए, मॉड्यूल में एंट्रीज नहीं दे रखी, सीधी सीधी एडलेस कर रखा है, लेकिन मुझे लगता है एंट्रीज के थ्रू मेरे को समझ में आ गया मैंने क्या किया, ठीक है ना, एडलेस भी क्यों किया, ठीक है ना। फिर भी अगर आप बोलोगे तो किसी क्वेश्चन में आपको एंट्रीज भी करवा देता हूं, वो कोई दिक्कत नहीं, बट आपके जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं किसी में एंट्री नहीं है, और मुझे जो प्रश्न लगता है कम से कम 5 अटेम्प्ट तो क्वेश्चन मॉड्यूल वैसा ही कॉपी पेस्ट आएगा, क्योंकि जब भी नया टॉपिक जुड़ता है आपके तो उतना ही आता है जितना मॉड्यूल में, लेकिन मैंने आपको सब कुछ डिटेल में करा दिया है, ठीक है जी। चलो 5 चॉइस आ गया। अब वैसे देखो आपकी वैल्यू 5 चॉइस आई, ये एक्स्ट्रा है, इसको अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं तो ये 2 हिस्से हो गए, एक तो गुडविल और एक नेट एसेट्स। गुडविल तो फिक्स है कितनी, और ये कितना आएगा, कितना, 4,03,84, देखो 384 ऊपर आया था, बोलो ठीक है क्या, ऐसे लिख लो ताकि दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया क्या, पक्की बात समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है, ओके ओके। लो खेल का आनंद मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब बनाओ बैलेंस शीट, वो भी कौन सी वाली, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/24 एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर
अमाउंट पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, पहले लिखेंगे गुडविल, गुडविल कितना 40, और यहां लिखेंगे ऐड नेट एसेट्स। लेकिन अब लफड़ा क्या है, नेट एसेट्स मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने बनवा दिया। तो कुल मिला के आडू लैंग्वेज में बात करूं, आपका आउटर रोल में कितना आएगा, एंट्रीज के थ्रू हम निकाल लेंगे। तो यहां 5,24,000 रुपए आया, देखो आपका, चेक करना। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, एकदम सिंपल करते हैं इसको। कितना आएगा देख लो, बोल बेटा, समझ में आया? सीरियसली खा तुषार की कसम, तुषार तेरे शिव पे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, जब मेरे को तेरे को आ गया तो शिव को भी आ गया होगा। आ गया ना? हाँ, तब तो खा सकता है तेरी कसम। चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो सर, एक मतलब वो सीख लूं, मैं भूल जाऊंगा फिर। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है मुझे पता है, तुम में से कई जने बोलेंगे सर कितनी बार एक ही चीज को कराओगे, ठीक, कर लो। नेट एसेट्स कैसे निकलती है, ये दो तरीके से निकल सकती है। एक तो एसेट साइड से और एक लायबिलिटी साइड से, ठीक है। एसेट साइड से कैसे निकलेगी और लायबिलिटी साइड से कैसे निकलेगी? एसेट साइड से निकालने के लिए दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें क्या आएगा, ओहो ये तो मेरा फेवरेट वर्ड तो रह गया, ऑल एसेट्स एट लेस एट, ये आ गई किसकी, ओ बोलो हाँ है ना, सिंपल है, कर लो उसको तो कंप्लीट। तो आपको ढंग से समझाई हुई एक चीज एकदम शानदार तरीके से। ये 3 चैप्टर तो आपके इतने शानदार हो जाएंगे जिसकी हद नहीं है। CFS ये है, अमालगमेशन तो इसके बाद आएगा, पहले जॉइंट वेंचर। बहुत इजी है तो ये, उसमें क्या कॉन्सेप्ट खूब सारे अमालगमेशन के, खूब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक चीज करो समझ में आते दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी समझते हैं तीसरी तैयार हो जाती है। सेम 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 ही है सब कुछ। करें, ये नेट सेट किसकी निकाल रहे हैं, ऑफ एसोसिएट की निकाल रहे हैं ना। कभी आप उसकी इन्वेस्टर की निकालने लग जाओ, पेड अप शेयर कैपिटल, एड रिजर्व एंड सरप्लस, बात खत्म। एड, इतना डीप में नहीं आएगा आपके, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इंक्रीज पार्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी भी कर देंगे, बात खत्म। ये क्या आ जाएगी आपकी नेट एसेट्स। समझाऊंगा ये कैसे आया इंक्रीज इन डिक्रीज, हाँ बता दूं वापस, चलो चलो कोई बात नहीं, क्लियर है। सोना बोल रही सर एक एग्जाम्पल तो करा दो कम से कम, बहुत गंदी बच्ची है, क्या करे इसका, परेशान हो गया इससे मैं। चलो क्या 2 एग्जाम्पल कराऊं,
चल 2 कर लेंगे, खुश। बुक तो तुम करोगे, बुक तो मेरे को आती नहीं ना। हाँ चलो यहां भी दे देता हूं बेटा, डरता क्यों, एक मैं कराऊंगा एक तुम करना, फिर बुक करना, फिर वेरी गुड। चलो कितना अच्छा बच्चा ना। एक अभी एग्जाम्पल में पूरा कराऊंगा, फिर तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा वो तुम करोगे, फिर मॉड्यूल वाला तुम करोगे। हाँ चलो, नहीं आज मैं कराऊंगा मॉड्यूल वाला, टेंशन मत लो। चले लिखो, शिव लिमिटेड एक्वायर 40% शेयर इन तांडव लिमिटेड। ठीक है, एज ऑन 31/3/2023 on such date अच्छा कितने में खरीदा वो लीजिए, एज ऑन 31 ऑफ रुपीज 4 रुपीज 20 लाख। ऑन सच डेट बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस इन तांडव लिमिटेड एज अंडर, बैलेंस इन तांडव लिमिटेड एज अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 30 लाख, P&L रुपीज 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रुपीज 5 लाख। ठीक है, अब लिखो ड्यूरिंग 23-24 तांडव लिमिटेड अर्न प्रॉफिट रुपीज 3 लाख एंड डिक्लेयर प्रॉफिट, डिक्लेयर डिविडेंड फ्रॉम सच प्रॉफिट रुपीज 1,20,000। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका अगर रिप्लाई कर पाओ तो अच्छा लगेगा मेरे को। मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि ये 1,20,000 रुपए जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है कि पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है? पोस्ट है, क्योंकि ये 3 लाख में से डिक्लेयर किया गया। आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो लिखो, डू ट्रीटमेंट of associate in book of Shiv Limited in first SFS, second CFS of both year and also prepare extract extract बैलेंस शीट। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन छोटा भी है, लेकिन आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वो तो मेरी हेडेक है नहीं, आपकी हेडेक है ना, क्योंकि अपन को तो खाली एक ही करवाना है। इसको घोट दे, घोटा ही नहीं है तो यार। इसको घोट दिया मैंने। चलो करें स्टार्ट। हाँ लिखो पहले,
पहले एसएफएस में कर लेगा, लिखो फर्स्ट ट्रीटमेंट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रीटमेंट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंट्रीज के थ्रू करा दूं क्या? उसमें तो आपको अंग्रेजी लिखनी इसलिए है ना। लिखो फर्स्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, लिखो फर्स्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लिखो, तारीख लिख दो, एज ऑन 1/4/2023। एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डीआर टू बैंक, इन्वेस्टमेंट इन तांडव लिमिटेड अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, कितने में खरीदा? 20 लाख में। ठीक है, उस वक्त इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब लिखो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाओ, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/23 एक्सट्रैक्ट क्या बनेगी? पर्टिकुलर अमाउंट क्या लिखें? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें लिख दो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कितने रुपए? 20 लाख, बात खत्म। पक्की बात, समझ में आया? अब लिखो ट्रीटमेंट एज ट्रीटमेंट फॉर द ईयर 23-24, ट्रीटमेंट फॉर द ईयर 23-24। तेईस 24 में क्या ट्रीटमेंट होगा? शांति से करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया एसएफएस हम एएस 13 के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। आपने एएस 13 पढ़ लिया क्या? पूरा पढ़ लिया। अब आपको आधा याद है कि कम याद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यह पक्का याद है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके प्रॉफिट कमाने या नहीं कमाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है उसके डिविडेंड से। अब उसका डिविडेंड भी दो तरह का होता है, प्री या पोस्ट। प्री होगा तो कॉस्ट में से कम हो जाएगा, पोस्ट होगा तो पेंडल में चला जाएगा। ये तो ट्रीटमेंट होता है, तो वही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, सिंपल है। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड, बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड। कितना डिविडेंड मिलेगा? मेरे पास शेयर कितने रुपए उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया? 1/20 किया, तो 1,20,000 इंटू 40%, कितना? 40,000। ठीक है, और दूसरी एंट्री हम, अच्छा नरेशन लिख दो, बीइंग डिविडेंड रिसीव, सॉरी बीइंग पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव। ठीक है जी, दूसरी एंट्री कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? डिविडेंड अकाउंट डीआर टू पीएनएल, या कंसोलिडेट पीएनएल नहीं आएगा। कंसोलिडेट पीएनएल किसके लिए आता है? जब मिलाते हैं, या तो सिंपल अकाउंट ही है, तो एंट्री हो जाएगी डिविडेंड अकाउंट डीआर टू पीएनएल 36,000, जो भी है वो, है ना, जो भी है। हाँ, चलो अब बताओ, मेरी बैलेंस शीट जो एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा सेम की सेम बनेगी, अलग तरीके की बनेगी? क्यों? वो तो पीएनएल पे चला जाएगा, वो तो एक आधा अधूरा है। सेम की सेम ही बनेगी, बना दो सेम की सेम। बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, अब लिखो
तो 10 मिस कॉल लगा आज। अरे बाप रे, फोन तो ले ले मन दिया वापस। कौन ऐड है? आऊँ 5 मिनट बैठ, नाम पूछ के बताया कौन ऐड है ना। हाँ चलो, हाँ करें स्टार्ट। यहां तक समझ में आ गई बात? आ गई। अब लिखो इन CFS, लिखो पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, करता हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, खुद निकालो, मैं आया 5 मिनट में।